महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन अब भी महाराष्ट्र के दोनों बड़े अलायंसेस के उम्मीदवारों की पहली सूची भी नहीं आई है। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, दोनों ही खेमों में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा है। हालांकि कुछ छोटे दलों ने अपने उम्मीदवारों का लिस्ट अनाउंस कर दिया है। मुंबई से रौनक कुकड़े की ये खास रिपोर्ट। इन नेताओं के चेहरों पर कैमरे के सामने भले ही मुस्कान खिली हो, लेकिन कैमरे बंद होते ही जब सीट बंटवारे पर चर्चा शुरू होती है तो बंद कमरे के अंदर की गूंज बाहर तक सुनाई देती है। ये हाल केवल महाविकास आघाड़ी का नहीं, बल्कि महायुति में भी यही कहानी है। विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 1 महीने का समय रह गया हो, लेकिन अब तक उम्मीदवारों की पहली सूची नहीं बन पाई है। जागा जवळपास वाटप झालेले आहे। ज्यादातर सीटों का बंटवारा हो चुका है। 50-60 सीटों का फैसला होना बाकी है। 14 अक्टूबर को महाविकास अघाड़ी की आखिरी बैठक होगी, उसमें फैसला होगा और उसके बाद उम्मीदवार घोषित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जागा म्हणजे घोषित करण्याचं, उमेदवार घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। कालच आम्ही माननीय शरद पवार साहेबांकडे बसलो होतो आणि काही विषयांवर चर्चा झाली। कल ही हमारी शरद पवार और उद्धव जी से चर्चा हुई और ऐसा तय हुआ है कि करीब 210 सीटों पर हमारी सहमति हुई है। उन सभी सीटों की लिस्ट हम जारी करेंगे। इसके लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। हमारी महाविकास अघाड़ी के लिए हर दिन मुहूर्त जैसा होता है। हमारी लिस्ट तैयार है, अब देखते हैं आगे कैसा होता है। त्याच्यामुळे आमच्याकडे आमच्या याद्या तयार आहे, आता पाहू कसं काय। सूत्रों के मुताबिक महायुति गठबंधन में बीजेपी लगभग 155 से 160 सीटें चाहती है, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 100 सीटों पर दावा कर रही है। वहीं अजित पवार की पार्टी अपने लिए कम से कम 60 सीटें चाहती है और सीटें केवल 288 है। ऐसे में सबको अपनी मर्जी की सीटें नहीं मिल सकती। कहा जा रहा है कि बीजेपी 155, शिवसेना 85 और एनसीपी 48 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस 125 सीटें चाहती है, जबकि शिवसेना यूबीटी 100 सीटों की मांग कर रही है और शरद पवार की एनसीपी 80 सीटें चाहती है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस को 113, शिवसेना यूबीटी को 95 और एनसीपी शरद पवार की पार्टी को 80 सीटें मिल सकती है। अब भी 57 विधानसभा की सीटें ऐसी है जहां पर एमवीए के बीच मामला फंसा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद जहां कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था, वहीं हरियाणा चुनाव के नतीजों ने एमवीए के भीतर के घटक दलों ने कांग्रेस को घेरने और ज्यादा सीटों पर दावा करने का मौका दे दिया। उधर बीजेपी का दावा है कि महायुति में 80% सीटों पर सहमति बन गई है। हम बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ेंगे। कोई ऐसा फार्मूला नहीं 160, 80, 100, 60, 20 सब झूठी अफवाह है। हमारा क्लियर है, जो जहाँ जीतेगा उनकी सीट होगी। जिनका उम्मीदवार अच्छा हो, जो चुनाव जीतता वहाँ सीट होगी। हम कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे जो हम लोगों को कोई भी क्षति होगी, ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। हमारा कोई आग्रह नहीं ये सीट उनने वो सीट उनने लेना चाहिए। जीतने के लिए हम महाराष्ट्र में महायुति की सरकार लाने के लिए, डबल इंजन सरकार लाने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि 14 करोड़ जनता का भला हो। बड़े गठबंधनों की पहली सूची अभी आनी है, लेकिन प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं असरुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कहते हैं कि पुरानी गलतियों से सीख लेकर ही आगे बढ़ना फायदे का सौदा साबित होता है। लोकसभा चुनाव के वक्त महायुति गठबंधन ने सीटों का बंटवारा सही वक्त पर नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें इसका राजनीतिक नुकसान भी लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में अगर राजनीतिक दलों ने इस पुरानी गलतियों से सीख नहीं ली तो इसका राजनीतिक खामियाजा भी विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन संदेश बैकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो कौन कर रहा है देरी, महाविकास अघाड़ी या महायुति? अभिजीत वरिष्ठ पत्रकार हैं मुंबई से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और रौनक कुकड़े, ब्यूरो चीफ मुंबई। रौनक, आपकी अभी रिपोर्ट हम लोगों ने चलाई, ये भी सवाल है कि महायुति ने शायद सबक नहीं लिया और महाविकास अघाड़ी ने सारे स्ट्रैटेजी सही रखे थे, लेकिन सवाल ये है कि अभी तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट अनाउंस नहीं हुआ है, तो फिर ये एक्सपेक्ट करना कि लिस्ट पहले ही आ जाए, कुछ जल्दी नहीं हो गई? जी देखिए मारिया, मुख्य तौर पर दोनों ही खेमों की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि दशहरे का मुहूर्त शुभ मुहूर्त होता है और इस मुहूर्त पर
पार्टियां जो है दोनों ही खेमे की पहली सूची आ जाएगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अब ज्यादा वक्त नहीं है। कल दशहरे के तुरंत बाद ये आचार संहिता जो है वो महाराष्ट्र में लग सकती है। इस तरह की पुख्ता तौर पर जानकारी जो है वो सामने निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र का जो आधिकारिक कॉरिडोर है, अधिकारियों भी इस तरह की जानकारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये आचार संहिता पहले भी लग सकती थी, लेकिन केवल नवरात्रि का उत्सव चल रहा है और महाराष्ट्र में दशहरे का उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। केवल इसीलिए मुझे लगता है कि रविवार या ज्यादा से ज्यादा सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग जो है वो आचार संहिता का ऐलान कर सकता है। ऐसे में जो कयास लगाई जा रही थी कि दशहरे के पहले दोनों ही खेमों की पहली सूची आ सकती है, क्योंकि लगातार दोनों ही खेमों की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर देखने को मिल रहा था, लेकिन अब तक फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब भी कई ऐसे सीट्स है जहां पर मामला फंसा हुआ दिख रहा है। भले ही बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा हो कि 80% सीटों पर बात बन गई है, एकमत हो गया है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि महायुति में भी अब भी 50 से 60 ऐसी सीटें हैं जहां पर मामला फंसा हुआ है। और अगर महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो वहां पर भी यही कहानी जो है वो देखने को मिल रही है। जी, तो दोनों खेमे में हलचल है और शायद ये भी इंतजार कर रहे होंगे दोनों पार्टी के लोग, जो इस बार शायद रेबल्स के नंबर्स भी बढ़ सकते हैं। अभिजीत, ये भी एंटिसिपेट किया जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो फ्रेम में हैं, जो चुनाव लड़ रही हैं, उनकी भी संख्या काफी ज्यादा है। बिल्कुल, दो शिवसेना, दो एनसीपी और इसके अलावा भाजपा और कांग्रेस तो है ही। बिल्कुल मारिया, आपने सही कहा कि महाराष्ट्र में जो अभी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें हर पार्टी में एक दावेदार है। यदि हम महायुति में पकड़े तो एनसीपी, अजित पवार, शिंदे गुट और बीजेपी, इन तीनों के पास दावेदार है। वही स्थिति महाविकास आघाड़ी में भी है, लेकिन सीट जाएगी गठबंधन में एक ही दल को। ऐसे वक्त में जो बाकी दलों के 2 उम्मीदवार हैं वो बगावत करेंगे। और आपने सही कहा, महाराष्ट्र में भाजपा, कांग्रेस के बाद 2 शिवसेना, 2 एनसीपी, फिर उसके बाद वंचित बहुजन आघाड़ी, सपा, बसपा, एमआईएम और इस बार चंद्रशेखर रावण की पार्टी भी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। और परिवर्तन महाशक्ति जो बच्चू कडू और युवराज संभाजी राजे ने दल निकाला है वो भी है। तो महाराष्ट्र में कम से कम 10 पार्टियां चुनाव में खड़ी रहेगी और चतुष्कोणीय और पंचकोणीय मुकाबले हो सकते हैं। और जो हमने हरियाणा में देखा, 1-2 बगावत करने वाले उम्मीदवार आ जाते हैं तो उस विधानसभा क्षेत्र का जो नतीजा आने वाला है वो बदल जाता है। महाराष्ट्र में तो और एक एक्स फैक्टर है, वो मनोज जरंगे पाटिल का है। यदि मनोज जरंगे पाटिल अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की राजनीति इस बार बहुत दिलचस्प होगी और कोई नहीं कह सकता है कि वोट किस करवट बदलेगा और कौन जीतेगा। मारिया, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत ही अहम चैप्टर लिखा गया जब कैबिनेट मीटिंग में एकनाथ शिंदे ने 2 अहम फैसले लिए। वो फैसले क्या थे? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर अपने दर्शकों को बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा चुनाव में मिली सफलता के बाद अब लगता है कि महाराष्ट्र के लिए भी बीजेपी को जीत का मंत्र मिल गया है। लोकसभा चुनाव में मराठा समाज के गुस्से का खामियाजा इनफैक्ट महायुति गठबंधन को झेलना पड़ा, लेकिन शायद इसकी काट महायुति ने अब निकाल ली है। इसकी झलक गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में दिखी। उस फैसले का क्या असर होगा? रौनक कुकड़े की ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने के कई मायने हैं। माना जा रहा है कि महायुति सरकार महाराष्ट्र में हरियाणा का फॉर्मूला चलाना चाहती है। लोकसभा चुनाव में मराठा समाज के गुस्से ने महायुति गठबंधन को बड़ा झटका दिया था। इससे कई सीटों पर नुकसान पहुंचा, लेकिन हरियाणा में बीजेपी की कामयाबी ने महायुति को महाराष्ट्र में जीत का मंत्र दे दिया है। हरियाणा में कहा जाता रहा है कि जाट समुदाय का एक बड़ा हिस्सा सरकार से नाराज है। ऐसे में बीजेपी ने दूसरी बिरादरियों को अपने साथ लिया। इस तर्ज पर महाराष्ट्र में ओबीसी समेत दूसरी बिरादरियों को सरकार अपने पाले में करने की कोशिश में है। ओबीसी समाज की कई दिनों से मांग थी, अलग अलग मांगे थी कि
उनकी जैसा सारथी भारती के लिए आप करते हैं उसी तरह ओबीसी के लिए भी करो। इसलिए महाज्योति के माध्यम से हमने जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए पूर्व तैयारी के लिए जो काम है वो हमने किया है। उसके बाद हमने जो हॉस्टल्स की मांग थी कई दिनों से, वो हॉस्टल्स की मांग की है, परदेशी शिष्यवृत्ति की मांग की है, ऐसे कई निर्णय हमने लेने का प्रयत्न किया है इसके माध्यम से कि हर समाज के घटक को इस योजनाओं का फायदा हो। केवल ओबीसी के क्रीमी लेयर ही नहीं बढ़ाई, बल्कि ओबीसी के तहत आने वाले दूसरे समुदाय के लिए निगम बनाने की मांग को भी सरकार ने मान लिया है। शिंपी, गौली, कुंभार, लेवा पाटिल, लोहार समाज के लिए निगमों के गठन के फैसले को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। हालांकि विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। चुनाव के मद्देनजर जो निर्णय लिया गया है ये इम्प्लीमेंट केंद्र सरकार करता है क्या, उसके बाद में हम प्रतिक्रिया अपनी देंगे। क्योंकि अगर 15 लाख तक की क्रिमिनल की मर्यादा बढ़ती है तो बड़े बड़े लोग जो क्लास 1 ऑफिसर है, सुपर क्लास 1 ऑफिसर है, इनके बच्चे भी इस क्रिमिनल केस में फ़ायदा उठाएंगे। तो गरीब जो आदमी है उसके बारे में भी सरकार ने क्या सोचा है ये केंद्र सरकार तय करेगा। मुस्लिम समाज को भी लुभाने की कोशिश सरकार ने की है। मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन 6,000 से बढ़ाकर 16,000 कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अजीत पवार की वजह से मुस्लिम समाज की मांगों को मंजूरी दी गई। इस फैसले से एआईएमआईएम के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने भी सरकार का आभार जताया है। जो भी फैसला लिया गया है सबको मालूम है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना जो है वो चुनाव है, और चुनाव के अंदर जो कुछ हथकंडे अपनाए जा सकते हैं, जैसे 75 सालों के अंदर इनको एहसास कभी हुआ नहीं था कि हमारी भी एक बहन है जिसको लाड़ करना चाहिए। इलेक्शन आया तो लाड़ करना शुरू कर दिए है, और अब अल्पसंख्यकों के लिए है तो आप ये जो किए हैं, चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो अकल आई दिमाग में, भेजे के अंदर ये समझ में आया है कि इस राज्य के अंदर मुसलमान भी रहते हैं, अल्पसंख्यक भी रहते हैं, उनके भलाई के बारे में भी एक करना है। मुंबई से कैमरा पर्सन संदेश बहिकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अभिजीत, ये फैसला जो ओबीसीज और एससीज के लिए हुआ है, क्या ये देर से हो रहा है? क्योंकि सबको पता है चुनाव से पहले अगर कोई लास्ट कैबिनेट में फैसला होता है उसका इंटरेस्ट और एजेंडा क्या होता है? बिल्कुल मारिया, ये जो फैसले पिछले 1-1.5 महीने से महाराष्ट्र में हो रहे हैं तो इससे पता चलता है चुनाव करीब आ रहा है और अपने जो मतदाता है उन्हें लुभाने की कोशिश की जा रही है। इसमें आपने देखा होगा कि ओबीसी के लिए बहुत सारी चीजें और नवनवीन योजनाएं लाने का प्रयास सरकार कर रही है। इसकी वजह यह है, मराठा अपने आरक्षण के लिए लामबंद हुए हैं, उनकी काट निकालने के लिए ये सरकार ने प्रयास किए हैं। लेकिन मुझे लगता है ये जो फैसले हुए हैं ये मतदाता तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगी, और ये पहुंच भी जाए तो इसमें मतदान में कितना फायदा होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। रौनक, आप क्या मानते हैं कि ये फैसले देर से आ रहे हैं या फिर जनता को सब पता ही है, ये पब्लिक है, सब जानती है? जी देखिए, निश्चित तौर पर ये जरूर कहा जा सकता है कि फैसले थोड़े से आने में देरी हो गई, लेकिन मारिया यहाँ पर एक समझना होगा कि बीजेपी बहुत ही रणनीति के तहत ये फैसलों को ले रही है। ये फैसलों के लेने के पहले भूपेंद्र यादव, जिन्हें बीजेपी ने चुनाव का प्रभारी बनाकर यहाँ पर भेजा है, लगभग पिछले 2 महीनों से वो महाराष्ट्र में है और लगभग एक हफ्ते केवल एक दिन के लिए वो दिल्ली जाते हैं और बतौर मंत्री वहां पर अपना कामकाज देखते हैं। मैंने जो जानकारी ली है उसके मुताबिक 350 के करीब ओबीसी की जातियां हैं महाराष्ट्र में, उसमें से 128 जातियों की अब तक ओबीसी की मीटिंग भूपेंद्र यादव और पार्टी के नेताओं के साथ यहाँ पर वे कर चुके हैं। तो उनकी जो छोटी छोटी मांगे सामने निकल कर आ रही है उसको एड्रेस कर मराठाओं के खिलाफ बाकी जो कम्युनिटीज है उनको एकत्रित करने की कोशिश जो है चुनाव की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है, और उसी को देखते हुए फैसले जो है फिलहाल लिए जा रहे हैं। हालांकि अभिजीत ने जिस तरह का विश्लेषण किया कि जब तक ये नीचे नहीं जाएंगे तब तक इसका चुनावी फायदा नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास वो मशीनरी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वो नीचे तक ये निर्णय जो है ले जा सकती है, और इसीलिए ये रणनीति के तहत फैसले लिए जा रहे हैं। और ठीक
हरियाणा का पैटर्न महाराष्ट्र में कैसे सफल किया जा सकता है, इसको लेकर ये रोड मैप बनाया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भाजपा की इलेक्शन विनिंग मशीन है उसमें इतना ताकत है कि जो डिसीजन होता है वो ग्रास रूट तक, जो वोटर्स हैं उन तक हर जगह पहुंचने की उनमें एक सलाहियत होती है, क्योंकि जो बहुत सारे जो तंत्र यूज करते हैं पार्टी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत और रौनक कुकड़े। अभी अनाउंसमेंट इलेक्शन डेट का नहीं हुआ है, लेकिन हम इंतजार करेंगे और उसके बाद क्या ये महा प्लान सक्सेसफुल होगा वो रिजल्ट्स के दिन पता चलेगा।